नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट @ पे भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो सेशन चल रहा है ये यूपी पुलिस और रेलवे डिपार्ट के लिए है। 310 क्वेश्चनों तक हमारा डिस्कशन चल चुका है। आज उसके आगे का डिस्कशन करेंगे, तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है। प्रश्न क्या है कि बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है। आपके ऑप्शन क्या हैं? 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष, 3 माह। तो दोस्तों, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री जितने समय तक पद पर रह सकता है वो है अनुच्छेद 164(4) के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य जो होता है वो बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है, और यदि वह 6 माह के अंदर विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? 6 माह। तो 6 माह कहाँ पे दिया हुआ? बी पे। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वैसा किस एक्ट के अनुसार है? तो ये एक्ट है 164 के 4 में। चलिए आगे का देखते हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, मुख्य सचिव के द्वारा, या फिर राज्य विधानसभा के द्वारा। तो राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का जो निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है अनुच्छेद 164(5) के अनुसार, और जो निर्धारित करता है वो क्या हो जाएगा आपका? राज्य विधानसभा। तो राज्य विधानसभा के द्वारा क्या होता है? राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा के सत्र अवसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? यानी राज्य विधानसभा का जो सत्र बुलाया जाता है उसका आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? आपके ऑप्शन है राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री या विधि मंत्री। तो राज्य की विधानसभा के सत्र अवसान का आदेश जिसके द्वारा दिया जाता है वो है राज्यपाल। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमान के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश के लिए आरक्षण प्रस्तावित किया है? कौन सा ऐसा राज्य है जो मुसलमानों के लिए नौकरी और शिक्षा में प्रवेश के लिए आरक्षण प्रस्तावित किया है? तो आपके ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। सन 2004 की बात है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश के लिए आरक्षण लागू किया गया था, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी। 2007 में आंध्र प्रदेश सरकार ने इस आरक्षण को 4% करते हुए पुनः आरक्षण लागू किया था, जिसे यद्यपि पुनः उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। तथापि मार्च 2010 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय देते हुए इस आरक्षण को स्वीकृति प्रदान की गई। तो कुल मिलाकर के अगर ये प्रश्न देखिए कई तरीके से बन सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो मुसलमानों के लिए नौकरी और शिक्षा में प्रवेश के लिए आरक्षण प्रस्तावित करता है? तो वो है आंध्र प्रदेश। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इस पर सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति कब मिली थी? तो 2010 में। पहली बार इसको सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कब प्रस्तुत किया गया था? तो 2004 में। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। ऐसा राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद 168(1) के अनुसार वर्तमान में जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में विधान परिषदें नहीं हैं। परिषदें हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विधान परिषदें हैं, जबकि राजस्थान में विधान परिषदें नहीं हैं। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न,
भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहाँ सामान्य सिविल कोड लागू होता है? आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, गोवा। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहाँ सामान्य सिविल कोड लागू होता है? तो ये है आपका गोवा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्यों के वित्त लेखा पर नियंत्रण रखता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त सचिव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राज्यों के वित्त लेखा पर जो नियंत्रण रखता है वो क्या हो जाएगा? देखिए, केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्त लेखों पर नियंत्रण का कार्य भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। तो महालेखा परीक्षक इसमें ऑप्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। आपके ऑप्शन है भारत के समेकित निधि से, राज्य के समेकित निधि से, भारत की आकस्मिकता निधि से, भारत राज्य की आकस्मिकता निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और जो भत्ते दिए जाते हैं वो कैसे दिए जाते हैं? तो राज्य की समेकित निधि से दी जाती है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ऐसा है अनुच्छेद 202 के 3 के अनुसार, यानी एक्ट 202 के 3 के अनुसार। अगला प्रश्न क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवा वृद्धि की आयु क्या है? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या फिर 58 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो है 62 वर्ष। कितनी वर्ष है? 62 वर्ष। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये है अनुच्छेद 217 के अनुसार, यानी एक्ट 217 के अनुसार। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति किसके के अंतर्गत आते हैं? संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार या फिर उपरोक्त अधिकार। तो उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। शक्ति जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की जो शक्ति है वो जिसके अंतर्गत आते हैं वो संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत भी आते हैं, संविधिक अधिकार के अंतर्गत भी आते हैं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी आते हैं। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त अधिकार। तो क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? आपके ऑप्शन है कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, पंजाब उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना एक गैर कानूनी है? तो ये दिया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल में नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे का प्रश्न पूछ रहा है, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, मद्रास, उड़ीसा। अंडमान और निकोबार द्वीप पर जिस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है वो है कलकत्ता उच्च न्यायालय का। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय है जो एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? इलाहाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी, कलकत्ता। कौन सा उच्च न्यायालय में से जो एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? इलाहाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी, कलकत्ता। तो ये है आपका गुवाहाटी। क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? ऑप्शन है उड़ीसा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो वो है मणिपुर। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न उच्च न्यायालय में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? आपके ऑप्शन है कलकत्ता उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। निम्न उच्च न्यायालय में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? तो ये है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का आरक्षण, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो निम्नलिखित में से जिसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं, तो इसके लिए उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एवं उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्र अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्र अधिकार नहीं है? पहला, परामर्श से संबंधित क्षेत्र अधिकार, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, निरीक्षण का क्षेत्र अधिकार या अपीली क्षेत्र अधिकार। तो निम्न में से कौन राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्र अधिकार नहीं है? तो ये है परामर्श से संबंधित क्षेत्र अधिकार। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो ये होता है आपका प्रतिषेध। क्या हो जाएगा? प्रतिषेध। और ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन के लिए लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं उत्प्रेक्षण लेख, परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन के लिए लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं परमादेश। इसे क्या कहते हैं? परमादेश। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेक्षण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक याचिका है जो अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति को परीक्षण करती है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षण। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। आपके ऑप्शन है मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अधिकरण न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा वो कौन सा है? वो है अधिकरण न्यायाधीश। कौन सा? अधिकरण न्यायाधीश। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये है एक्ट 226 के अनुसार, एक्ट 226 का। चलिए आगे चलते हैं। हम न्यायिक पुनर्लोकन की व्याख्या रखते हैं या व्याख्या करते हैं केवल भारत में, केवल यूनाइटेड किंगडम में यानी कि कनाडा में, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में।
तो भारत के संविधान में न्यायिक अवलोकन की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय उन विद्यमानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तो यानी कि हम न्यायिक अवलोकन की व्याख्या जो करते हैं वो कहाँ से, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राज्य के राज्यपाल। एक राज्य न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ये तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 जिससे संबंधित है वो है राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं किसमें उल्लेखित है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या फिर अवशिष्ट सूची में। ऐसे विषय जिस पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, तो कौन से विषय हैं? तो ये उल्लेखित है जिस पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, यह है समवर्ती सूची। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का सेशन जो कि बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार था, जो कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट से इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।